नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस पर। विद्यार्थियों, हम उत्तराखंड पॉलिटी की सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। तो उत्तराखंड पॉलिटी के अंतर्गत हम राज्य प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं। तो राज्य प्रशासन का उल्लेख संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 के अंतर्गत किया गया है। तो प्रीवियस क्लास में हमने अनुच्छेद 152 जिसमें राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है, तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत हमने उत्तराखंड राज्य का सामान्य परिचय का अध्ययन किया था और उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों के विषय में डिटेल से पढ़ा था। और उसके बाद हमने अगली क्लास में अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 162 से जुड़े हुए अनुच्छेदों का अध्ययन किया था, जिसमें राज्यपाल से संबंधित हमने अध्ययन किया था, जिसमें राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की योग्यता, राज्यपाल का पद तथा इससे जुड़े हुए सभी अनुच्छेदों का अध्ययन हमने अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 162 के अंतर्गत किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखिएगा ताकि आप टॉपिक को कनेक्ट करते हुए पढ़ सकें। तो आज की क्लास में हम अनुच्छेद 163 के विषय में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा को पढ़ा था। अनुच्छेद 153 यानी कि अनुच्छेद 52 के बाद अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 162 जिसमें हमने राज्यपाल के विषय में अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे अनुच्छेद 163 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम मंत्री परिषद के विषय में अध्ययन करेंगे। तो अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। तो राज्य मंत्री परिषद का गठन अनुच्छेद 163 के तहत किया गया है, जबकि अनुच्छेद 74 के तहत केंद्र में केंद्रीय मंत्री परिषद की गठन किया गया है। तो अनुच्छेद 163 में जो राज्य मंत्री परिषद का गठन किया गया है वह राज्यपाल को सलाह देने और परामर्श देने के लिए किया गया है, जबकि केंद्र में राष्ट्रपति को सलाह या परामर्श देने के लिए केंद्रीय मंत्री परिषद का गठन किया गया है। तो मंत्री परिषद की व्यवस्था इसीलिए की गई है ताकि राज्य में राज्यपाल अपने कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कर सके, उसे परामर्श देने और उसकी सहायता करने के लिए राज्य मंत्री परिषद का गठन किया गया है। और उसी प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग सही तरीके से कर सके, तो उसको सहायता एवं परामर्श देने के लिए केंद्रीय मंत्री परिषद की स्थापना की गई है। तो आपको ध्यान रखना है राज्य मंत्री परिषद तथा केंद्रीय मंत्री परिषद, जिसका उल्लेख जो है राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 163 के अंतर्गत, जबकि जो केंद्रीय मंत्री परिषद है उसकी स्थापना अनुच्छेद 74 के तहत की गई है। आगे देखते हैं। आगे है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। तो जो मंत्री परिषद होती है वह राज्य की वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह मंत्री परिषद के पास ही होती है, यह आपको ध्यान रखना है। तो राज्यपाल तो क्या है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वह मंत्री परिषद के पास ही होती है, यह आपको ध्यान रखना है। तो हमने अनुच्छेद 163 के अंतर्गत पढ़ा कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य में मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। और अनुच्छेद 164, इसको भी आपने ध्यान रखना है, अनुच्छेद 164 एक में बताया गया है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति कैसे होती है, उसकी शपथ प्रक्रिया कैसे होती है, उसकी योग्यताएं क्या क्या है और उसको हटाते कैसे हैं, इसका उल्लेख अनुच्छेद 164 के 1 में किया गया है। जबकि अनुच्छेद 75 1 में केंद्र में भी यही व्यवस्था की गई है कि केंद्रीय मंत्री परिषद की नियुक्ति कैसे होती है, उसका शपथ का क्या प्रावधान है, तो इसका उल्लेख 75 1 में किया गया है, जबकि 164 1 में राज्य का किया गया है। तो आप ये दो अनुच्छेद यहीं पर ही याद रख लीजिए ताकि आपको केंद्रीय मंत्री परिषद और राज्य मंत्री परिषद से जुड़े हुए अनुच्छेद याद हो सके। तो आई होप आपको याद हो गया होगा कि आगे हम देखते हैं। आगे लिखा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को परामर्श तथा सहायता देने के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंत्री परिषद की नियुक्ति क्यों की जाती है, राज्यपाल और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। मंत्री परिषद राज्य के संचालन के लिए नीति का निर्माण करती है। तो मंत्री परिषद का क्या कार्य होती है, राज्य या देश, राज्य में राज्य के लिए और केंद्र में पूरे देश के लिए जो नीतियों का निर्माण करता है वह मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। मंत्री परिषद राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं की निगरानी या हल निकालती है। तो सामाजिक और आर्थिक जो भी समस्याएं हैं उनका हल निकालने का कार्य भी मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं मंत्री परिषद मंत्रिमंडल में अंतर। तो भारत में जो पोर्टफोलियो सिस्टम यानी मंत्रिमंडल या विभागीय
प्रणाली की शुरुआत जो हुई थी वह 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा हुई थी। तो इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में पारित हुआ था। उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत का प्रथम वायसराय भी था। तो उसके समय में भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली थी जो उसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो उसने यह प्रणाली की शुरुआत इसलिए की कि भारत में प्रशासन का संचालन सही तरीके से करने के लिए और अलग अलग विभागों को अपने अलग अलग कार्य देने के लिए उसने पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की थी वर्ष 1861 में। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में भी जो प्रशासन है उसके संचालन के लिए मंत्री परिषद का गठन किया गया, जो कि मूल संविधान में इसका गठन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसलिए जो मंत्री परिषद है वह एक संवैधानिक निकाय है। आगे हम देखते हैं इनसे जुड़े हुए अंतर। तो सबसे पहले है मंत्री परिषद, जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहा जाता है, और मंत्रिमंडल जिसे कैबिनेट कहा जाता है। तो आपको इनके इंग्लिश के नाम भी याद रखने हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद, कैबिनेट मंत्रिमंडल। तो इनके अंतर देख लेते हैं। तो सबसे पहला अंतर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 तथा 75 में मंत्री परिषद का विस्तृत वर्णन किया गया है, अतः यह एक संवैधानिक निकाय है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 जो है वह केंद्रीय मंत्री परिषद से जुड़े हुए अनुच्छेद हैं, जबकि अनुच्छेद 63 और अनुच्छेद 64 के एक जो है वह राज्य मंत्री परिषद से जुड़े हुए अनुच्छेद हैं, जिनमें मंत्री परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 74 में केंद्रीय मंत्री परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है, और 75 में कहा गया है कि इनकी नियुक्ति, इनके शपथ, इनकी योग्यताओं का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है, जबकि राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति, उनकी शपथ प्रक्रिया 164 के अंतर्गत बताया गया है। तो इनका उल्लेख संविधान में किया गया है, इसलिए यह क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। अगला है मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। तो मंत्री परिषद का उल्लेख मूल संविधान में था, जबकि इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जोड़ा गया। किसे? मंत्रिमंडल, कैबिनेट शब्द को। तो कैबिनेट जो था मूल संविधान में नहीं था, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आगे है, इनमें सभी प्रकार के मंत्री आते हैं। तो जो मंत्री परिषद, इसमें सभी प्रकार के मंत्री आते हैं। तो आपने सुना होगा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। यह राज्य मंत्री परिषद तथा केंद्रीय मंत्री परिषद में ये सभी प्रकार के मंत्री पाए जाते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार तथा उप मंत्री शामिल है। इसमें मंत्री परिषद के बारे में मंत्रिमंडल के बारे में कहा गया है, यह मंत्री परिषद का ही भाग है। तो मंत्री परिषद के अंतर्गत 4 प्रकार के मंत्री आते हैं। कैबिनेट मंत्री, उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री, फिर राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। तो जो कैबिनेट मंत्री हैं वह मंत्री परिषद का ही भाग है। इसके अंतर्गत केवल कैबिनेट ही मंत्री आते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं? केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री या उप मंत्री शामिल नहीं है। केवल मंत्री परिषद के जो कैबिनेट मंत्री हैं वही मंत्रिमंडल के अंतर्गत आते हैं। ये अपने अपने विभागों के प्रमुख होते हैं। तो आपने सुना होगा कि कैबिनेट में शिक्षा मंत्रालय अलग होता है, रक्षा मंत्रालय अलग होता है, गृह मंत्रालय अलग होता है। तो यह कैबिनेट के अंतर्गत ही आते हैं। आगे है सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है। तो संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति किसे प्राप्त है? मंत्रिपरिषद, क्योंकि मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करती है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। लेकिन शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास होती है, जबकि कार्यों का निर्धारण कौन करता है? मंत्रिमंडल। आगे है मंत्रिमंडल में है व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है। तो मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? तो मंत्रिमंडल करता है तथा मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। अगला है मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। तो मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट द्वारा जो भी नीतिगत निर्णय लिए गए हैं उनका क्रियान्वयन करने का कार्य कौन करेगा? मंत्रिपरिषद करती है। अगला है मंत्रिमंडल में नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा
निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। तो नीतिगत निर्णय जो भी हैं उनका क्रियान्वयन कौन करता है, कौन निर्देश देता है, तो मंत्रिमंडल निर्देश देता है। यह मंत्री परिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों को, जो भी निर्णय होते हैं उनके क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। तो आपको यह पॉइंट समझ में आएगा होगा कि मंत्रिमंडल के लिए नियम जो क्रियान्वित करता है वह कौन करता है, मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। जबकि जो नीतिगत निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्री परिषद को निर्देश देता है, यह कौन देता है, मंत्रिमंडल निर्देश देता है। किसको देता है, मंत्री परिषद को। आगे है मंत्री परिषद का आकार निश्चित होता है जबकि मंत्रिमंडल का आकार निश्चित नहीं होता है। तो मंत्री परिषद का आकार निश्चित होता है, यानी कि जो मंत्री परिषद में जो भी मंत्री होंगे उनका आकार निश्चित होता है, उनकी संख्या निश्चित होती है, जबकि मंत्रिमंडल का आकार निश्चित नहीं होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कैबिनेट मंत्रियों की संख्या फिक्स होती है या कैबिनेट मंत्री 10 हैं 12 हैं, इस तरीके का आपने नहीं सुना होगा। लेकिन मंत्री परिषद का आकार निश्चित है। यह कब किया गया था, यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। 91वें संविधान संशोधन में कहा गया है, अगर लोकसभा की कुल सीटों का 15% व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं प्रधानमंत्री को ऐड करके, और राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री को ऐड करके 15% व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं। तो यह प्रावधान किया था 91वां संविधान संशोधन में। तो मंत्री परिषद में लोकसभा में 15% मंत्री बनेंगे प्रधानमंत्री को लगा के, और विधानसभा में 15% मंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री को लगा के। यह कब किया गया संशोधन, 91 संशोधन 2003 में किया गया, जिसमें मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया। आगे हम देखते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का आकार निश्चित नहीं है, कैबिनेट मंत्रियों का आकार उसमें निश्चित नहीं किया गया है। परीक्षा में कंफ्यूजन के लिए पूछा जाता है कि मंत्रिमंडल का आकार निश्चित किया गया है या मंत्री परिषद या दोनों का, तो केवल मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आकार निश्चित किया गया था। न्यूनतम मंत्री कितने होंगे, तो राज्य में न्यूनतम, विधानसभा में न्यूनतम मंत्री कितने होंगे, 12 मंत्री। कुल विधानसभा सीटों के 15% मंत्री या न्यूनतम 12 मंत्री राज्य में होने चाहिए। न्यूनतम मंत्री केवल 12% मत कीजिएगा, न्यूनतम मंत्री 12 हैं। अगला है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यह प्रश्न आपको याद रखना है, जो मंत्री परिषद है, केंद्र की मंत्री परिषद, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, जबकि राज्य की मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। यह आपको याद रखना है, स्टेटमेंट में पूछा जाता है। आगे देखते हैं, मंत्रिमंडल मंत्री परिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देती है तथा ये निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होते हैं। तो जो मंत्रिमंडल, जो कैबिनेट होते हैं, वो जो भी निर्णय लेती है, जो भी राजनीतिक निर्णय लेती है, वह ये देश के सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होती है। यानी कि यह निर्देश जो सभी मंत्री होते हैं, चाहे वो उप मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, तो उन पर लागू होती है मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्देश। तो अभी हमने देखा मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर और अनुच्छेद 163 के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्यों को। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने यह पूरी वीडियो को देखा होगा तो आप इन प्रश्नों को जरूर उत्तर दे पाएंगे और इनके आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि इसको हमने अभी अभी पढ़ा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो 4 प्रश्न है आपके लिए। दूसरा प्रश्न है, राज्य विधानमंडल में कुल कितने विधानसभा सीटों का मुख्यमंत्री सहित अधिकतम हो सकते हैं सदस्य? तो इसका उत्तर भी आपको देना है, जो कि आपको वीडियो के अंतर्गत बताया गया है। अगला प्रश्न है, 91वां संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किसका आकार निश्चित किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप बताएं कि मंत्री परिषद का किया गया, मंत्रिमंडल का किया गया, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल दोनों का किया गया, या इनमें से किसी का भी नहीं किया गया। तो इसका आंसर भी आप जरूर लिखिएगा। आगे है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, यह इसका उत्तर आप जरूर बताएगा। तो ये 4 प्रश्न आपके लिए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा।
तो ये थी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमने अनुच्छेद 163 जो कि राज्य मंत्रिपरिषद से जुड़ा हुआ अनुच्छेद था उसका अध्ययन किया। कल की क्लास में हम अनुच्छेद 164 जो कि मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है उसका अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। कैसी लगी आपको ये क्लास आप ज़रूर बताएं तथा कमेंट बॉक्स में इन चारों प्रश्नों के उत्तरों को ज़रूर दीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।